हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा सेशन कंटिन्यू होने जा रहा है, जिसमें अभी तक हमारे 12 लेक्चर दोस्तों रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 13 में आज हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। लास्ट सेशन में हमने भारतीय संविधान के निर्माण या स्रोतों पर चर्चा की थी। उसमें हमने जानने का प्रयास किया था कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है, भारतीय संविधान को शक्ति कहां कहां से प्राप्त होती है। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, इस पर भी हमारी आज एक समग्र चर्चा होगी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे सेशन में। ओके। और जो भी हमारे सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस सेशन पे, हमारे इस लेक्चर में, क्लास में दोस्तों बीए के सभी सब्जेक्टों को सिलेबस के अनुसार ही, प्रत्येक सिलेबस के अनुसार दोस्तों टॉपिक वाइज और पूरे क्रम अनुसार और पूरे विस्तार के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कोई सा भी टॉपिक स्किप नहीं किया जा रहा है। पूरा कंटिन्यूअसली सीरीज वाइज दोस्तों कंप्लीट आपको कराया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटी, बाकी सभी सब्जेक्ट आपको इसी प्रकार से विस्तार से मिलेंगे। और इसके अलावा आपके डाउटों को क्लियर करने के लिए हमने आपको दोस्तों टेलीग्राम के साथ ही साथ में व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप हमसे व्हाट्सएप और कॉलिंग के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आगे मैं आपको स्लाइड में नंबर दूंगा दोस्तों, वहां से आप हमारे लिंक ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना सेशन आज का। सेशन को शुरू करने से पहले मैं उन सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जिनको भी हमारे लेक्चर ढूंढने में कोई समस्या आ रही है, तो वो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के और नंबर जो लेक्चर है नंबर वाइज ढूंढ सकते हैं। आपको वहां से आसानी से आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर दोस्तों पूरे क्रम अनुसार सभी सब्जेक्टों के अलग अलग पूरे एक मैनेज करके आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोगों के लिए बनाई है। जरा जाइए चैनल में और प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, जहां से आपको क्लास देखने में कोई भी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, जिनके पास भी नंबर नहीं है व्हाट्सएप नंबर से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं हमको। और टेलीग्राम लिंक है, वहां पे टेलीग्राम पे जाकर के लोधाजी क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको दोस्तों हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सभी क्लास नोट्स भी वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ में नेक्स्ट डे होने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन, इसके साथ साथ में कौन कौन से लेक्चर चल रहा है, सभी लेक्चर जो भी हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, उन सभी लेक्चरों की लिंक जो है आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इसमें दोस्तों हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक दोस्तों हमारा चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भारतीय संविधान का निर्माण और स्रोत हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। और आज ये इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और इस प्रस्तावना की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में हमारी एक समग्र चर्चा होगी। और इसके अलावा दोस्तों आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम 3 बातों को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जानेंगे दोस्तों, उसको देखेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा बात करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में इसमें बात करेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और थर्ड नंबर पॉइंट में हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसके लक्षण और विशेषताएं क्या हो सकती है, अर्थात इससे जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज ये स्लाइड आपको खाली दिख रही है क्वेश्चनों की, प्रश्नों की। तो दोस्तों मैं आपको जब ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात कि भारतीय संविधान का जो कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, तो उसके बाद में लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 का कि जितने भी संभावित प्रश्न होंगे मैं आपको एक स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते दोस्तों। एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ स्पीड ले रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा। अगर हम आराम से पढ़ेंगे तो कम से कम 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ लें।
जहां पर आवश्यक होगा, जितना ज्यादा आवश्यक होगा उतना, उससे भी ज्यादा ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर शॉर्ट मतलब स्पीड ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको शॉर्ट में बस अपना कार्य खत्म कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट समझाऊंगा, पूरा डिस्कस करेंगे हम टॉपिक पर, चाहे फिर टाइम कितना भी लग जाए। और अगर ऐसा हुआ कि अगर पॉसिबल ही नहीं हुआ कि ये 1 घंटे में भी अगर क्लास खत्म हो जाए, तो फिर हम इसको 2 पार्ट में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर भी हम बीच बीच की बातों को कट करके और हम कंप्लीटली आज फुल टाइम सिर्फ सेशन में रहने वाले हैं, सिर्फ चर्चा करेंगे सेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की। और सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है। अब ये आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, प्रस्तावना का अर्थ कुछ नहीं होता है। अब जरा समझिए इस बात को। प्रस्तावना का एक अन्य नाम उद्देशिका भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब प्रस्तावना का अर्थ आप सिंपल सा समझ सकते हैं। जो आपके पास कोई सी भी एक बुक होगी, कोई सी भी बुक होगी, उस बुक में सबसे फर्स्ट में जो आपके लिए इंडेक्स दिया जाता है बुक का, जिसमें सब कुछ बताया जाता है कि आपको इस बुक के अंदर कौन कौन सा टॉपिक किस किस पेज नंबर पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, बुक का इंडेक्स बोलते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, तो भारतीय संविधान का इंडेक्स ही प्रस्तावना है। ये एक बात आप नॉर्मली एक मोटे तौर पर समझ के चल सकते हैं इस बात को, कि भारतीय संविधान का अगर इंडेक्स की बात करें तो वो प्रस्तावना है। प्रस्तावना में, प्रस्तावना एक पेज की प्रस्तावना जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है दोस्तों, यही प्रस्तावना है। और इस प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ने पर आपको पता चलेगा भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में, भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए सभी न्याय के बारे में, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, इन सब के बारे में आपको प्रस्तावना के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का एक आईना है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों एक नजर जरा हम इस प्रस्तावना पर डाल लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको हम निकाल लेते हैं जो हमारे आगे सेशन में काम आने वाली है ना। चलिए, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप मेरे साथ, जरा इसको दोस्तों पढ़ते चलिए। हम भारत के लोग, प्रस्तावना का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक शब्द का यहाँ पर एक अर्थ निकलता है, ठीक है। इसलिए किसी भी शब्द को आप स्किप नहीं करेंगे, हर शब्द पर ध्यान देंगे। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब जरा 2 मिनट स्टॉप कीजिए आप। हमने क्या देखा इसमें कि हम सबसे पहली लाइन में हमने क्या देखा, हम भारत के लोग, 1 मिनट पेन लेते हैं, ओके। सबसे पहली लाइन में हमने देखा यहां पर हम भारत के लोग, ठीक है। अर्थात कि संविधान के अंदर जो ये प्रस्तावना के अंदर जो ये बात लिखी गई है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ हुआ कि पूरी जनता को दोस्तों, यहाँ पर पूरे भारत में जितने भी नागरिक है, हर एक नागरिक को यहाँ कोट किया जा रहा है, ना कि सिर्फ संविधान सभा को, है ना। तो यहाँ पर पूरे देश में जितने भी नागरिक है, जितने भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति इन हम भारत के लोग में शामिल हो चुका है। अब सब लोग मिलकर के कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दोस्तों लोकतंत्रात्मक गणराज्य आपको आगे मिलेगा, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। तो अब जरा यहाँ पर फोकस कीजिए कि हमारे प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय प्रोवाइड किए गए हैं प्रस्तावना के द्वारा, या फिर हमें संविधान के द्वारा हमें कितने प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगले हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये स्वतंत्रता जो आपको दी गई है, ये आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे जरा पढ़ेंगे इसको। प्राप्त करने के लिए तथा उनके मन में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कौन कर रहा है दोस्तों? हम भारत के लोग। ठीक है, अब ध्यान से इसको आपने पढ़ लिया। एक बात याद रखिए, अगर आप वाकई में, हो सकता है इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है, तो अगर आपको प्रस्तावना पूरी रटी हुई है, पूरे अच्छे से याद है, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपके पास टाइम है और अगर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रस्तावना को पूरी तरह से रट लीजिए, है ना, कि हम भारत के लोग से शुरू करें और आत्मार्पित करते हैं पर ही आकर के आप सांस लें। इस कदर से आपको ये प्रस्तावना पूरी एक सांस में रटी होनी चाहिए, पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा यहाँ पर कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितनी स्वतंत्रताओं की बात की गई है, किस किस प्रकार से हम इसको गणराज्य बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है यहाँ पर या जो है परंपरावादी गणराज्य है, किस प्रकार के गणराज्य बनाने की बात की गई है। तो ये सारी बातें दोस्तों को प्रस्तावना में देखने को मिलेगी। अब ये जो पूरा सेशन हमारा लेक्चर जो आज होने जा रहा है, इन्हीं लाइनों पर दोस्तों, जो हमारी ये लाइनें हैं पूरी, जो भी प्रस्तावना में जितनी ये लाइनें दिख रही है आपको, इन्हीं लाइनों पर पूरा आधारित है हमारा आज का पूरा सेशन। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों हम, और अब इन्हीं प्रस्तावनाओं के कुछ खंडों को अलग करके और अब हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो अब जरा स्लाइड पर आ जाइए, 1 मिनट जरा स्लाइड पर आ जाइए, इसको पहले समझिए, उसके बाद में आपको एक व्यवहारिक रूप में एक स्टोरी के माध्यम से आपको पूरा जो है प्रस्तावना वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर करा दूंगा। जरा समझिए इसको। प्रस्तावना संविधान की कुंडली है, इस कुंडली को आप कुंजी भी बोल सकते हैं, तथा महत्वपूर्ण तत्वों का निचोड़ है। संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त विचारों को संविधान ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके स्वीकार कर लिया था। किसने? संविधान सभा ने, संविधान ने या कहें कि संविधान सभा ने अपने पहले अधिवेशन में ही। ठीक है, और प्रस्तावना के आरंभिक शब्दों में ही यह भाव निहित है कि संविधान का उद्भव जनता की इच्छा से हुआ है और अंतिम सत्ता भी जनता के हाथों में ही जो है निवास करती है, जनता में ही निवास करती है। अब सुनिए जरा बात को। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि प्रस्तावना संविधान का ही एक आईना है, संविधान का एक संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की, जो पूरा बृहद संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उसकी एक कुंजी है। और यहां तक कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो इसे अर्थात प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा तक कहा है ना, कि संविधान की आत्मा कौन है? तो प्रस्तावना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रस्तावना को इस प्रकार से प्रस्तावना में ऐसे भाव निहित किए गए हैं, ऐसे भाव डाले गए हैं जो हमारे संविधान को स्पष्ट तौर पर बताता है कि हमारा जो संविधान है वो इस प्रकार का लोकतंत्रात्मक संविधान है जिसकी पूरी सत्ता जनता के द्वारा संचालित होती है और सारी जो जितनी भी शक्ति है वो पूरी जनता में निहित है। इसके कहने का पीछे का अर्थ यह होता है कि संविधान को जो विशेष शक्ति प्राप्त होती है वो भारतीय जनता से होती है, हम लोग से होती है। जैसा कि प्रस्तावना का पहला शब्द है, हम भारत के लोग। और इसीलिए दोस्तों यहाँ संविधान के अंतर्गत कहा जाता है कि भारत का संविधान के अंतर्गत कहा जाता है कि जो शासन है हमारा वो जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित किया जाने वाला हमारा शासन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक स्पष्ट और संक्षिप्त रूप है जो हमें संविधान का संक्षिप्त दर्शन करवाने में पूरी तरह से सक्षम है। प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की घोषणा करती है। संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है, यह उसकी प्रेरणा और आधारशिला है, यह भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की आत्मा है। और ये भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है दोस्तों? तो सर्वप्रथम ये शब्द इस्तेमाल किया था बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। ठीक है, चलिए इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद अब बात करेंगे हम
कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। हमारे संविधान के निर्माण की इस प्रक्रिया में, भारतीय संविधान की पूरी इस निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा के अंतर्गत सबसे पहले अगर ये विचार आया था तो किनके माध्यम से आया था, किसके द्वारा आया था और कौन लेकर इसको आया दोस्तों, और कब इसको स्वीकार किया गया है और कब इसने प्रस्तावना का रूप धारण किया है। तो जरा अब इसको हम इस स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो एक शॉर्ट में इसको जरा समझ लीजिए। जैसा कि हमने प्रारंभिक लेक्चर में डिस्कस किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, है ना। लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के अंदर, और उसे संविधान सभा ने जो है स्वीकृति भी दी थी, ठीक है। लेकिन उस समय जब सिर्फ संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई थी, उस समय ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इसको जो एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा वो आगे चलकर हुआ। इसके बाद में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उसे दोस्तों विभिन्न समितियों के द्वारा आगे चलकर एक्सेप्ट कर लिया गया, और आखिरी में संविधान में इसको शामिल कब किया था, जिस दिन हमारे संविधान के अंतिम अनुच्छेद, माफ कीजिएगा, कुछ प्रारंभिक कुछ अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे, जैसे कि 26 नवंबर 1949 को। आप सभी को अच्छी तरह पता है कि भारत का संविधान बनकर कंप्लीट हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया था, है ना, जिससे हमारे एक अंतरिम संसद की भी स्थापना हुई थी उसी दिन से, अर्थात 26 नवंबर से, ठीक है। तो इसी दिन भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को भी स्वीकृति मिली थी, अर्थात प्रस्तावना को भी अंगीकृत किया गया था संविधान के साथ में, है ना। अब कभी अगर ये बात आती है दोस्तों तो यहाँ पर दो बातें हैं। संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान लागू की डेट होती है हमारी 26 जनवरी 1950। वहीं अगर संविधान बनकर कंप्लीट कब हुआ था, तो दोस्तों संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा एक पॉइंट और यहां निकल कर आता है कि भारतीय जनता ने संविधान को अंगीकृत कब किया था। भारतीय जनता ने, समझिए, भारतीय जनता ने संविधान को अंगीकृत कब किया था, तो दोस्तों जैसा कि स्टेटमेंट अर्थात की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है, आखिरी की लाइन आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोग संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ इसके बारीक से फैक्ट हैं, ये आपको जो है आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, आपके दिमाग में जो है पूरी तरह से ये जो है आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले। तो दोस्तों भारतीय संविधान का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है। ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना बनी है वो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था उसी का एक विकसित रूप है। आगे चल करके उसी ने प्रस्तावना का रूप धारण कर लिया था, जिससे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना की आधारशिला है। संविधान की अंतरात्मा न्याय, समानता, अधिकार और बंधुत्व के विचार से परिपूर्ण है, और संविधान के सभी प्रावधान दोस्तों प्रस्तावना में निहित भावनाओं पर आधारित है। तो इस पूरी स्लाइड का कहने का अर्थ सिंपल सा इतना सा है कि भारतीय संविधान की जो ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संविधान के जितने भी भाव है, जो मूल भाव है, वो सारे के सारे ही प्रस्तावना में प्रदर्शित किए गए हैं। और ये प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव था 1946 का, उसका ही एक विकसित रूप है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ओके, मेरे ख्याल से तो दोस्तों काफी अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा आपका, इसमें कोई डाउट शेष नहीं बच रहा होगा, है ना। कानून की दृष्टि से अब वो दोस्तों अगर बात करें हम कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, क्या ये प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है, तो इसमें काफी समय तक दोस्तों विवाद भी चला, है ना। तो देखिए कानूनी दृष्टि से अगर हम देखेंगे, कानूनी रूप से अगर देखेंगे तो प्रस्तावना अलग चीज है और संविधान अलग है। अर्थात कि प्रस्तावना संविधान का जो है अंग नहीं है प्रारंभिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो, ठीक है। इसमें हमने न्यायिक दृष्टिकोण को हटा दिया, अर्थात न्यायालय को हटा दिया है, क्योंकि न्यायालय ने अलग अलग समय में अपने विचार अलग अलग रूप से प्रदर्शित किए हैं। इसलिए अगर हम न्यायालय को साइड में रखें तो हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि कानूनी रूप से तो ऐसा स्पष्ट पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का कोई अंग हो।
लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो दोस्तों व्यवहारिक दृष्टि से जो हमारी प्रस्तावना है वो स्पष्ट रूप से सरकार को या शासन को जनता को कुछ न्याय प्रदान करने की बात करती है, जनता को कुछ अधिकार प्रदान करने की बात करती है, जनता को कुछ कर्तव्य भी प्रदान करती है, शासन को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ कार्य सरकार को ये सौंपती है प्रस्तावना भी। इस प्रकार से और जो कार्यों का संचालन किसके माध्यम से होता है, कार्यपालिका के माध्यम से, और ये कानून बनते किसके माध्यम से हैं, व्यवस्थापिका के माध्यम से। तो इसका कहने का अर्थ क्या होगा कि हालांकि जो हमारी प्रस्तावना है वो कानूनी दृष्टि से तो संविधान का भाग नहीं है, परंतु अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को संचालित करने का कार्य करती है या फिर उसका मार्ग निर्देशन देने का कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, संविधान का ही एक अन्य अंग के रूप में प्रस्तावना को देखा जा सकता है। ठीक है, तो फरवरी 1948 में दोस्तों, अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा कि 1940 में 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों प्रारूप समिति ने कब एक्सेप्ट किया था? किसने? प्रारूप समिति ने। यहाँ ध्यान दीजिए, पूरे संविधान निर्माण में जितनी भी समितियां बनी थी उसमें सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, है ना, जिसने संविधान का एक पूरा ढांचा बना के तैयार किया था, एक खाका बनाकर तैयार किया था। फिर उसमें संविधान के सभी अनुच्छेदों को भरने का कार्य जो किया गया, आखिरी में जब संविधान सभा की जो अंतिम बैठकें हुई दोस्तों, जिसको हम संविधान का वाचन कहते हैं, जो 3 वाचनों के माध्यम संविधान तैयार हुआ था, उन वाचनों में ही जो है अनुच्छेद, अनुसूचियां वगैरह सब डाटा भरने का कार्य किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में प्रारूप समिति ने 1948 में एक्सेप्ट किया, और उसी प्रकार से दोस्तों अक्टूबर 1949 में प्रारूप, जो किसका प्रारूप? प्रस्तावना का प्रारूप दोस्तों संविधान ने प्रारूप जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा ने 1949 में एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर डेट में आप कंफ्यूज ना हो तो ज्यादा बेहतर है, और आप जो है इसको एकदम क्लियर वे में समझे। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 1948 में, अगर डेट याद नहीं होगी तो भी चलेगा, सन याद रख लीजिए आप, 1948 में प्रारूप समिति ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, फिर 1949 में संविधान सभा ने इसको संविधान के रूप में एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसके आगे दोस्तों, तो 26 नवंबर जब संविधान हमारा बनकर कंप्लीट हुआ, उसी दिन प्रस्तावना को स्वीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और इसके बाद में एक कार्य और आगे चल करके इस प्रस्तावना में कुछ फेरबदल हुए, काफी वाद विवाद चले, सुप्रीम कोर्ट में तक वाद विवाद चले कि जब हमारे व्यवस्थापिका ने प्रस्तावना में कुछ चेंजेस करने की बात कही, तो काफी लंबे समय तक जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, अपना सर्वोच्च न्यायालय में काफी ये वाद विवाद चला। कुछ लोगों का कहना था कि ये संविधान का भाग नहीं है, इसलिए व्यवस्थापिका को प्रस्तावना में इंटरफेयर करने का अर्थात चेंजेस करने का, संशोधन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आगे चलकर न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि नहीं, जो है प्रस्तावना भी संविधान का अंग है, इसलिए व्यवस्थापिका अर्थात संसद जो है हमारे इस प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल जो भाव है इसका उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो इसी के तहत दोस्तों 42 अर्थात 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1946 में, माफ कीजिएगा 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें हमारी भारतीय प्रस्तावना में 3 शब्दों को दोस्तों जोड़ा गया था, जिसमें प्रथम शब्द था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए दोस्तों। प्रस्तावना में हमने एक छोटी सी बात की है जिसमें कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं थे। उसके बाद में हमने प्रस्तावना का निर्माण किस प्रकार से हुआ इस पर चर्चा की है। अब हम बात करेंगे भारतीय प्रस्तावना की विशेषताओं के बारे में कि हमारी जो प्रस्तावना है, जो एक पेज की प्रस्तावना है दोस्तों, कुछ लाइनों की प्रस्तावना है, वो किस प्रकार से हमारे संविधान का दर्शन करती है,
किस प्रकार से संविधान के अंतर्गत अहम भूमिका निभाती है और क्यों अंबेडकर साहब ने प्रस्तावना को संविधान की जो है आत्मा कहा है दोस्तों। तो ये सारी बातें अब हमें इस प्रस्तावना की विशेषताओं को देखने पर हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों काफी लंबा सेशन ये हो सकता है। इसमें हमने आपको 12 पॉइंटों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। आपको 12 पॉइंट दिख रहा है, इस पूरे 12 पॉइंटों में आप पूरी तरह से प्रस्तावना को लेकर के 100% क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास प्रस्तावना से संबंधित कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, यकीन मानिए इतना लंबा अध्ययन करने के बाद में दोस्तों जब आप आपकी नोट्स पढ़ने बैठेंगे या कहीं पर भी पूरे युग में, मुझ पर विश्वास मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, चैनल को यहीं रोकिए, आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो, यहीं रोको और जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए। आपको वीडियो मिलेंगे, क्लासेस मिलेगी, आपको एक क्लास सर्च करेंगे आपको 1000 क्लासेस खुल के सामने जाएगी। कोई 10 मिनट की, कोई 5 मिनट की, कोई 15 मिनट की और हो सकता है कोई आधे घंटे की मिल जाए। एक ही क्लास में पूरा टॉपिक खत्म। अब वहां जाकर के अब देख लीजिए जरा कितनी डिटेल आपको पढ़ने को मिल रही है, कितना डाटा आपको मिल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य के साथ में सिर्फ छेड़छाड़ है ना। तो बाकी आप सब समझते हैं कि आपको क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी को भी टाइम दे रहे हैं, आप यूट्यूब पे टाइम दे रहे हैं, आप बुक में टाइम दे रहे हैं या किसी टीचर को टाइम दे रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, उस पूरे टाइम का यूटिलाइज आपका होना चाहिए। और उसी उद्देश्य दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर आता हूँ और उसी के अनुसार ही मैं आपको यहाँ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। डाटा देता हूँ तो पूरा देता हूँ। मेरी क्लासेस कभी कभी 1-2 दिन लेट भी हो जाती है, लेकिन दोस्तों जब भी आती है तो पूरे विस्तार के साथ आती है, अन्यथा मैं शॉर्ट में कभी भी लाने का प्रयास नहीं करता हूँ। इसी चैनल पर कई सारे कम से कम 600 से 700 दोस्तों वीडियो इस चैनल पर अपलोड पहले भी कर दिए गए थे, जो कि सारी क्लासेस, कुछ क्लासेस शॉर्ट में थी। उन सारे क्लासेस को मैंने पूरी साफ कर दिया। सोचिए एक ही दिन में सारे वीडियोस को सबको डिलीट करवा दिया, सबको हटवा दिया। वो जो पूरी क्लासेस आ रही है बीए की, सबके सब दोस्तों पूरे विस्तार से आ रही है। आपको कोई वीडियो आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपको भारतीय प्रस्तावना के अंदर पूरा आपका टॉपिक पूरा क्लियर करना है ना, तो अब इन 12 पॉइंटों पर पूरी तरह से फोकस हो जाइए। ठीक है, इन 12 पॉइंटों के माध्यम से आपका ये टॉपिक 100% क्लियर होने वाला है, कोई डाउट नहीं बचेगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो एक एक करके दोस्तों इन्हीं 12 पॉइंटों पर हम अब एक चर्चा कर लेते हैं, जिसमें अब आपका जो टॉपिक रहेगा पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। 12 पॉइंटों पर पूरा फोकस अब हो जाइए। और जो प्रारंभ में आपने प्रस्तावना के कुछ लाइनें पढ़ी थी, अब उन लाइनों को जरा 2 मिनट याद कीजिए और अब आप सेशन में आइए। अब आप उस लाइनों का महत्व अब आपको पता चलने वाला है। चलिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट था संविधान का स्रोत जनता। क्या है? संविधान का स्रोत जनता। तो हमारे भारतीय संविधान की जैसे हमने बात की थी कि भारतीय संविधान का एक आईना है हमारी प्रस्तावना, और उसी प्रकार से प्रस्तावना ही बोलती है कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो शासन है, उसका स्रोत जनता है। जनता से ही प्रमुख शक्ति प्राप्त करता है हमारा संविधान। इसलिए कहा गया है कि भारत का संविधान जो है जनता की शक्ति पर ही आधारित है, और इसलिए पॉइंट लाया गया है कि संविधान का जो स्रोत है वो जनता है। तो प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में, स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था। और ये जो प्रारंभिक की जो प्रस्तावना के जो प्रारंभिक शब्द है दोस्तों, वो आपको ये इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। जैसा कि पहली लाइन में आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। इसके अलावा भारतीय संविधान की अंतिम सत्ता जनता में निहित है, तथा भारतीय जनता ने ही संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत किया है। तो जैसा कि आपने प्रस्तावना के अंदर देखा था, स्टार्टिंग आपकी हो रही है हम भारत के लोग से, और अंतिम दोस्तों अंतिम पंक्ति है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से इन लाइनों से पता चलता है कि भारत का जो संविधान है उसकी प्रमुख स्रोत जो है वो कौन है? तो दोस्तों भारत की जनता है। ठीक है, और प्रस्तावना का जो सार बिंदु है वो क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो क्लियर, यहाँ पर इतना सा कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है, और समझने लायक बात भी सिर्फ इतनी सी है कि जब हम पहले पॉइंट को देखते हैं और जो वो कहता है कि संविधान का स्रोत जनता है, तो वहां से हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके प्रारंभिक
स्टार्टिंग के शुरुआत के जो शब्द हैं वही ये इंगित करते हैं, हमको वो दर्शाने का प्रयास करते हैं कि भारत का जो शासन है वो जनता से शक्ति प्राप्त करता है। हमारा जो संविधान है उसकी स्रोत जनता है, जनता से ही उसको प्रमुख शक्तियां मिलती है। ठीक है, और इसीलिए प्रस्तावना के प्रारंभ में और प्रस्तावना के एंड में आपको यही शब्द देखने को मिलेगा कि हम भारत के लोग, और लास्ट में देखने को मिलेगा कि हम भारत के लोग जो है संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो संविधान को कौन स्वीकार कर रहा है? भारत की जनता स्वीकार कर रही है। इसलिए प्रमुख शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट है शासन के उद्देश्यों की घोषणा, शासन के ध्येय की घोषणा कि शासन का ध्येय क्या होगा। बेसिकली अगर आप देखिए, स्लाइड बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे कुछ समझ जाएंगे, इसका व्यवहारिक पक्ष आप समझते चलिए। ठीक है, तो दोस्तों क्या उद्देश्य हुआ किसी भी शासन का? अगर कोई शासन व्यवस्था है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है, आप खुद अपने लेवल से, अपने स्तर से समझ के जरूर देखिए। अगर किसी देश में कोई शासन व्यवस्था स्थापित होना चाहती है या जनता लेकर आती है या कोई भी अन्य राजनीतिक पक्ष शासन व्यवस्था को लाना चाहता है किसी देश में जिसमें शासन व्यवस्था नहीं है, अगर शासन व्यवस्था की स्थापना होती है तो उसका नॉर्मल उद्देश्य क्या हो सकता है? पर एक ही उद्देश्य होगा ना कि जनता को अधिकतम सुविधाएं प्रोवाइड करना, जनता के सुखों में वृद्धि करना, देश का विकास करना। इस प्रकार के जो छोटे छोटे कुछ उद्देश्य हो सकते हैं वो सबके सब जनता के परिप्रेक्ष्य में ही होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तब जो ये प्रस्तावना की जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रस्तावना में इसीलिए संविधान की जो मूल भाव है उनको इसीलिए प्रस्तावना में दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि वो शब्द ही ये प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है वो लोकतंत्रात्मक आत्मा है, लोकतंत्रात्मक भाव प्रदर्शित करती है। संविधान की मूल भावना हमारे देश की शासन व्यवस्था की जो है लोकतंत्रात्मक भावना को प्रदर्शित करती है ना। और यही इस हमारे शासन व्यवस्था का उद्देश्य है। और प्रस्तावना के उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो प्रस्तावना में भारतीय शासन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करती है। और प्रस्तावना के अनुसार हमारे गणतंत्र के 4 ध्येय है। प्रस्तावना में दोस्तों जो हमारे शासन व्यवस्था के ध्येय अर्थात उद्देश्य बताए गए हैं वो 4 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं, जिनमें प्रथम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो दोस्तों ये 4 जो हमारी प्रस्तावना में भी स्पष्ट तौर पर लिखे गए हैं, क्या है? देश किसी भी शासन व्यवस्था के ध्येय अर्थात की लक्ष्य है कि किसी भी शासन व्यवस्था को अगर देश में 100% साक्षरता लानी हो, 100% विकास करना हो, 100% अगर मतलब पूरी तरह से डेवलपमेंट इस देश का करना हो, तो इस शासन व्यवस्था का ये प्रथम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को इनको प्राप्त करना ही होगा, हासिल करना ही होगा। और वो 4 लक्ष्यों पर जिस शासन व्यवस्था में ये 4 ध्येय होंगे, जिस शासन व्यवस्था के भी ये 4 ध्येय होंगे, उस देश का विकास होना निश्चिंत है। वहां की जनता में स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भ्रातृत्व की भावना होना चाहिए, जिससे सबके सब आपस में मिलजुल कर रह सके और साथ ही साथ में शासन व्यवस्था उस जनता को न्याय उचित रूप से प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसके अलावा संविधान के जनक अर्थात संविधान सभा के जो सदस्य थे वो, या कहें कि संविधान निर्माता, इस बात से पूरी तरह से परिचित थे कि शासन व्यवस्था अर्थात किसी भी देश में शासन व्यवस्था का अच्छा रूप लाने के लिए सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता देना ही पर्याप्त नहीं होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता तो सिर्फ और सिर्फ एक भौतिक मात्र होती है, साधन मात्र है कि राजनीतिक स्वतंत्रता अगर व्यक्ति को मिलेगी तो वो अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से विकास कर पाएगा। लेकिन जब यहाँ पर ये चारों शब्द होते हैं, जैसे न्याय भी हो, स्वतंत्रता भी हो, समानता भी हो और आपस में मिलजुल कर रहने की भावना भी हो, तो वहीं पर एक्चुअल या वास्तविक विकास की संभावनाएं ज्यादा होती है, वास्तविक विकास हो पाता है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा दोस्तों? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सिंपल वे में कुछ भी नहीं है। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये स्पष्ट तौर पर ये कह देती है कि हमारा जो संविधान है वो संविधान संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है दोस्तों, व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ सिंपल सा ये होता है कि किसी भी देश का अर्थात कि हमारे शासन व्यवस्था पर या हमारे देश पर या हम पर या हमारे संविधान पर
किसी भी भारी शक्ति का या आंतरिक शक्ति का किसी भी प्रकार से कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। अर्थात कि हमारे डिसीजन हम खुद स्वतंत्र रूप से ले सके, तभी हम कहलाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, अर्थात हमारी शासन व्यवस्था का संचालन हम स्वयं करेंगे, अर्थात भारत की जनता करेगी। कोई बाहरी देश आकर के हमें प्रभावित नहीं कर सकता है कि नहीं आपको इस देश में ये कानून लागू करना, जैसे कल से उठ के अमेरिका बोल दे कि आपको ये कानून यहाँ पास करना है, तो हम कोई उसके लिए मजबूर नहीं है और हम उसकी बातों को मानने के लिए किसी भी प्रकार से मजबूर नहीं है। वो किसी भी प्रकार से हमको प्रतिबंधित नहीं कर सकता, वो किसी प्रकार से हमें फोर्स नहीं कर सकता है कि हमें उसके अनुसार कार्य करना ही होगा। हम हमारी शासन व्यवस्था को हमारे अनुसार संचालित कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कोई भी आंतरिक शक्ति अर्थात देश के अंदर व्याप्त हुई कोई अन्य शक्ति भी हमें मजबूर नहीं कर सकती कि हमें शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से करना है। जनता अपने अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करती है, वो जनता ही करती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि संसद में जो व्यक्ति बैठते हैं वो शासन का संचालन करते हैं। और संसद में कौन बैठता है भाई? संसद में वही प्रतिनिधि बैठते हैं जिन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजती है। इसीलिए उन प्रतिनिधियों में भारत की जनता को देखा जाता है। क्लियर हो पाया? ठीक है, अब बाकी ये स्लाइड आप खुद पढ़ेंगे, एकदम शॉर्ट सिंपल है, एकदम सिंपल है दोस्तों, कुछ भी डिफिकल्ट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, समाजवादी दोस्तों जरा इस पॉइंट को समझिए। अब समाजवादी क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता ही होगा इस पॉइंट के बारे में कि समाजवादी 3 शब्दों को हमने जोड़ा था, याद है आपको? 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जब संविधान का 42वां संशोधन हुआ था, उसमें 3 शब्दों को हमने जोड़ा था। उन 3 शब्दों में एक प्रारंभिक शब्द था समाजवादी। ठीक है, तो समाजवादी शब्दों को हमने प्रस्तावना में जोड़ा था दोस्तों, और प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया था कि भारत एक समतावादी समाज की स्थापना करेगा। भारत में समता होगी अर्थात समानता होगी। ठीक है, समाजवादी इसीलिए इसको कहा गया था। और इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ही जो है संविधान के अनुच्छेद 39B और 39C में नीति निर्देशक तत्वों में जिनका भौतिक संसाधनों के समान वितरण से इसका अर्थ है उन्हें मौलिक अधिकारों में प्राथमिकता प्रदान की गई है। अतः सिंपल है दोस्तों कि ये समाजवादी भावना को उचित रूप से लाने के लिए, समाजवादी भावना का अर्थ, समाजवादी का अर्थ क्या हुआ? समाजवादी का अर्थ यह हुआ कि भारतीय शासन के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं समाज में समान रूप से प्रोवाइड की जाए और उचित रूप से प्रोवाइड की जाए, जिससे कि प्रोवाइड अर्थात की वितरित की जाए, वितरण किया जाए उनका, जिससे जनता अपना जो है न्यूनतम जीवन की आवश्यकता है उनकी, उन्हें प्राप्त कर सके। ठीक है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 39B और 39C को जोड़ा गया था दोस्तों, और उसके अंतर्गत जो संसाधनों का समान वितरण की भावना इसमें डाली गई थी। और इस नीति निर्देशक तत्वों के इस दोनों अनुच्छेदों को मौलिक अधिकारों में भी प्राथमिकता प्रदान की गई है। जब भी इस पर बात आती है तो इनको मौलिक अधिकारों की दृष्टि से देखा जाता है, इन दोनों अनुच्छेदों को। और यही कारण है दोस्तों कि इनको जो है बहुत महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों में होने के बावजूद ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, ये संविधान प्रस्तावना में ये समाजवादी शब्द जुड़ने के बाद से। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों ये भी? ओके, नेक्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ज्यादा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं व्यवहारिक पक्ष बता रहा हूं, स्लाइड आप खुद पढ़ लेंगे। धर्मनिरपेक्ष का सिंपल सा अर्थ होगा कि हमारे शासन व्यवस्था अर्थात कि हमारे देश का कोई एक धर्म विशेष नहीं होगा। अर्थात कि हमारे सरकार के लिए या हमारे शासन व्यवस्था के लिए, हमारे देश के लिए सभी धर्म समान होंगे। सभी धर्म मतलब धर्म जो हम कहते हैं ना कि सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों को लेकर के एक जैसा भाव सरकार के अंदर होगा। किसी धर्म विशेष से किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमारी शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। और जिस शासन व्यवस्था में सभी धर्मों को समान एक ही दृष्टि से देखा जाता हो, समान महत्व दिया जाता हो, उस शासन व्यवस्था को ही हम धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था कहते हैं। और इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, और दोस्तों ध्यान रखिए धर्मनिरपेक्ष वाला शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक। दोस्तों लोकतंत्रात्मक, अब जरा लोकतंत्र पर इसको भी व्यवहारिक रूप से समझिए आप, कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। लोकतंत्र क्या होता है?
सबसे पहली बात तो लोकतंत्र वाला शब्द आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे हम पिछली क्लासों में कुछ क्लासों में हम लोकतंत्र को भी कर चुके हैं, है ना। शायद पॉलिटी के पेपर 1 में किया था शायद हमने, है ना। जरा एक बार देख लीजिए, आप सर्च करेंगे वीडियो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। लोकतंत्र एक स्पेशल एक टॉपिक के रूप में लिया गया है इसको, है ना। देख लीजिए आप जरा वहां पर प्लेलिस्ट में। लोकतंत्र का सिंपल सा अर्थ होता है दोस्तों कि जिस देश की शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हो और जनता राजनीति में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, अर्थात कि जो सामान्य जनता है वो भी एक आम नागरिक है दोस्तों, एक मजदूर इंसान है, अगर वो भी राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक पाए। अगर ऐसी स्वतंत्रता और ऐसी समानता अगर किसी देश की शासन व्यवस्था में है तो उस देश को हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आज विश्व के अधिकतम देशों में दोस्तों लोकतंत्र की भावना पाई जाती है। ठीक है, लोकतंत्र क्लियर है। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोकतंत्र में भी एक छोटा सा मसला है, और वो मसला ये है कि जब हम ब्रिटेन के लोकतंत्र को देखते हैं और जब हम भारत के लोकतंत्र को देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा एक डिफरेंस नजर आता है। हालांकि वो छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है अपने आप में। और डिफरेंस ये है कि ब्रिटेन का लोकतंत्र दोस्तों परंपरावादी लोकतंत्र है, या कहें कि वंशानुगत लोकतंत्र है। कैसा है? ब्रिटेन का लोकतंत्र वंशानुगत लोकतंत्र है, जबकि भारत का लोकतंत्र गणराज्य लोकतंत्र है। अब समझिए, परंपरागत या कहें कि वंशानुगत लोकतंत्र कैसा हुआ दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन में अगर आपको पता होगा तो जो वहां का सम्राट या सम्राज्ञी होती है वो दोस्तों वंशानुगत होते हैं। अर्थात ब्रिटेन का जो सम्राट, अर्थात जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है वैसे वहां सम्राट होते हैं, तो वहां का जो सम्राट है वो वंशानुगत है। और जिस देश में वंशानुगत लोकतंत्र हो, अर्थात की जनता का भी भाग हो राजनीति में और एक ऐसा पक्ष हो जिसका राजनीति में वंशानुगत रूप चला आ रहा हो, उसको हम बोलेंगे वंशानुगत लोकतंत्र। अर्थात वंशानुगत भी है और लोकतंत्र भी है। ठीक है, लेकिन हमारे भारत के सामने भी ये ऑप्शन था दोस्तों वैसे, लेकिन भारत ने इसको एक्सेप्ट ना करते हुए गणराज्य लोकतंत्र का ऑप्शन को चूज किया और गणराज्य लोकतंत्र को अपनाया, जिसे नाम दिया गया लोकतांत्रिक जीवन, माफ कीजिएगा, शासन व्यवस्था में इसको जो है गणराज्य लोकतंत्र के नाम से ही इसको जो है जाना गया, है ना। अब जिस स्लाइड को अगर पढ़ते दोस्तों, प्रस्तावना भारत को एक लोकतंत्र घोषित करती है। इसका आशय मात्र लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली से नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक जीवन शैली से है। इसके अंतर्गत देश में जनता के द्वारा राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और किसी भी एक वर्ग विशेष का इस पर अधिकार नहीं होता है। वो शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होता है, सिंपल वे में, कुछ भी नहीं इसके अलावा। ठीक है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इसी को कहते हैं जिसमें जनता का शासन व्यवस्था में या कहें कि राजनीतिक शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी नियंत्रण के पूर्ण स्वतंत्रता हो। मतलब कोई भी आम जनता राजनीति में स्वतंत्र रूप से भाग ले सके, वही कहलाती है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, गणराज्य दोस्तों, तो गणराज्य में आपको स्पष्ट कर ही चुका हूं, वंशानुगत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, इन्हीं में से हमने भारत ने क्या चूज किया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को चूज किया है, जैसा कि ब्रिटेन में वंशानुगत लोकतंत्र है ना। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे कि जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष है उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मतलब कि एक तरह से अगर कहें तो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भी जनता ही भाग लेती है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, अर्थात जनता भाग लेती है ना। इसके अलावा नेक्स्ट है न्याय। दोस्तों न्याय, अब जब समझिए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। आपने प्रारंभ में देखा था कि प्रस्तावना में जब न्याय की बात हुई थी तो मैंने आपको वहां पर कोड करके भी बोला था कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसमें न्याय के उल्लेख का विशिष्ट महत्व है। दोस्तों इन तीनों शब्दों में न्याय का विशेष महत्व है। एक अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में स्वतंत्रता, समानता के अलावा न्याय अनिवार्य है। अगर आप किसी देश में लोकतंत्र लाना चाहते हैं, अर्थात की शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर स्वतंत्रता और समानता के अलावा वहां पर न्याय की भी भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। न्याय जितना अच्छा प्रोवाइड शासन व्यवस्था कर पाएगी जनता को, वहां का लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा।
जैसे अगर मान ले अगर हमारा आज हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों हम संसद के अधीन कर दें, तो क्या बताइए मुझे, क्या संसद जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो उचित न्याय प्रदान कर पाएगा जनता को? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आगे चलकर संसद के अंडर कार्य करने लगेगा, वो संसद के नियंत्रण में रहने लगेगा। इसीलिए यहाँ पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि उनको शक्तियों का पृथक्करण है यहाँ पर, कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो यही कारण होता है दोस्तों। तो न्याय प्रोवाइड करना, न्याय जितना अच्छा वितरित होगा समाज में, न्याय जितना अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा तो समाज में या हमारी जनता में, वहां पर कि समाज की लोकतंत्र शासन व्यवस्था उतने ही अच्छे से चलेगी। और बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जो है न्याय देने के लिए हमारा संविधान भी पूरी तरह से वचनबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता। तो संविधान निर्माताओं की यह दृढ़ संकल्पना थी कि सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब स्वतंत्र और जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकार प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध करा दिए जाए। प्रस्तावना व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा करती है। आपको भलीभांति रूप से पता है कि जब हम स्वतंत्रताओं की बात करते हैं दोस्तों, तो हमने प्रस्तावना के जब अध्ययन किया था प्रारंभ की स्लाइड में, पहली स्लाइड में जब हमने प्रस्तावना को देखा था, उसमें देखा था कि कुछ स्वतंत्रताएं हमें प्रस्तावना में ही दिख जाती है जो संविधान हमको प्रोवाइड करता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की हमने उसमें चर्चा की थी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा हमारी प्रस्तावना में ही कर दी गई थी। और बिना स्वतंत्रता के किसी भी देश में लोकतंत्र को लाना तो असंभव है। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर अभी देखिए समानता के अंतर्गत, कि अब समानता भी इसका एक विशेष विशेषता है हमारे प्रस्तावना की, क्योंकि जितने भी हम विशेषताओं के रूप में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, सबके सब प्रस्तावना की विशेषता है, प्रस्तावना के लक्षण है। ठीक है, और सारे शब्द हमने ये प्रस्तावना से ही उठाए हैं। तो उसी प्रकार से प्रस्तावना में एक समानता का शब्द भी है। अब समानता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूज करूंगा। अब जरा समझिए और खुद अपने आप में एक निर्णय लीजिए। इस स्लाइड पर मैं आपसे 2 मिनट लेने वाला हूं। अब जरा दोस्तों इसको समझिए और मेरी इन बातों पर ध्यान दीजिए और मुझे आप खुद एनालाइज करके बताइए। 2 पिक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाई है। 2 पिक्चर दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिल रही है, एक ये और सेकंड ये। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अंदर दोस्तों ये ग्राउंड है, ये प्ले ग्राउंड है जहां पर मैच चल रहा है। 3 बच्चे हैं जो बाउंड्री के साइड में खड़े होकर मैच को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पिक्चर में सेम स्थिति है, सेम कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर दोस्तों जो 3 बच्चे दिख रहे हैं, इन 3 बच्चों में 3 बच्चों की हाइट अलग अलग है। एक बड़ा है, एक छोटा उससे, और एक सबसे छोटा है। ठीक है, इसमें ये पहला और दूसरा तो मैच अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन तीसरा देखिए जरा, तीसरे की मुंडी यहाँ पर है, मतलब ये मैच को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, और इनको जो बॉक्स दिए गए हैं खड़े होने के लिए, वो बॉक्स भी दोस्तों तीनों एक बराबर साइज के हैं, मतलब किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है ना। ये बॉक्स ही सरकार के द्वारा दी गई फैसिलिटी, ये मान लीजिए आप। इन बच्चों को कहा गया कि जाइए आप मैच देखिए, और तीनों बराबर हाइट की जो है बॉक्स लेके जाइए, इन पे खड़े होकर आराम से आप मैच को देखिए। ठीक है, अब सरकार के द्वारा बिना किसी प्रकार के भेदभाव किए गए तीनों बच्चों को समान हाइट के 3 बॉक्स दिए हैं। सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया था, जितने भी बॉक्स दिए हैं बच्चों को, उसने कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन फिर भी अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पर उचित न्याय हो पा रहा है इनके साथ में? क्या वाकई में एक्चुअल समानता है? ये एक्चुअल समानता है क्या? एक्चुअल समानता आप क्या बोलते हैं? आपके विचार मुझे बताइए दोस्तों। तो पहली पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, जहां पर बिना किसी भेदभाव के समान हाइट के, एक जैसी हाइट के 3 बॉक्स दे दिए गए हैं तीनों को, तो क्या इनके साथ में उचित न्याय हो पाया? क्या तीनों को वास्तविक समानता मिल पाई? तो दोस्तों बिना भेदभाव किए, अब जरा समझिए, और तीनों को बिना भेदभाव किए जो दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं इक्वालिटी अर्थात समानता। ठीक है, इसी के साथ में एक शब्द और होता है जिसे हम बोलते हैं इक्विटी, जिसका एक नया नाम है समता। क्या है? समता। अब ये समता क्या होती है दोस्तों? समता और समानता दोनों में डिफरेंस है, और दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपको दोनों पिक्चर में डिफरेंस दिख रहा है वही डिफरेंस है। अब जरा समझिए बात को, समता, और हमारी प्रस्तावना में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो समता का इस्तेमाल किया, ना कि समानता का। ठीक है, समता का इस्तेमाल किया गया है। अब जरा दोस्तों सेकंड पिक्चर पर ध्यान दीजिए। सेकंड पिक्चर में क्या किया गया है देखिए, जिस बालक की हाइट ज्यादा थी, जो नीचे जमीन पर खड़ा होकर भी मैच को आसानी से देख सके,
उसे कोई बॉक्स नहीं दिया गया है। उसके बाद में जो उससे छोटी हाइट का था दोस्तों ये वाला बच्चा, इसको एक बॉक्स दिया गया है ताकि ये मैच को आसानी से देख सके। और जिसकी हाइट सबसे ज्यादा कम थी, सबसे छोटा था, जो कि नीचे एक बॉक्स पे खड़ा होकर मैच नहीं देख पा रहा था, उसे दो बॉक्स प्रोवाइड कर दिए गए। अर्थात कि जो ये ज्यादा हाइट वाले बच्चे को जो बॉक्स दिया जाना था वो भी सबसे छोटी हाइट वाले को बॉक्स दे दिया गया, जिससे कि अब क्या हो रहा है सेकंड पिक्चर में, तीनों बराबर आसानी से मैच देख पा रहे हैं। पहली पिक्चर में समानता थी, तीनों मैच नहीं देख पा रहे थे, मतलब माफ कीजिए एक मैच नहीं देख पा रहे तो दो देख पा रहे थे। लेकिन सेकंड पिक्चर में समता आई तो तीनों मैच देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर न्याय भी उनको प्रोवाइड हो चुका है। इस स्थिति को हम बोलते हैं समता, ठीक है। और यही होती दोस्तों, और इसी में यही डिफरेंस होता है। और जो यहाँ पर ये चीज दिख रही है आपको कि सबसे छोटे को दो बॉक्स दे दिए गए हैं, है ना, तो ये दोस्तों हमें भारत सरकार में अर्थात हमारी भारतीय शासन व्यवस्था में इसी को कहते हैं हम आरक्षण। जो हम ST SC OBC को आरक्षण देते हैं ना, वो इसी कारण से देते हैं कि सबसे छोटा है अर्थात जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको समाज में इक्वलिटी के स्थान पर लेके हम आ जाए, इसके लिए हम आरक्षण प्रोवाइड करते हैं। और आरक्षण समता की दृष्टि से दिए जाते हैं। और ये बात भी हमें प्रस्तावना से में ही देखने को मिलती है। क्लियर हो पाया है ना, ठीक है। अब इसको खुद आप पढ़। समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अवसर मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, याद रखिए व्यक्तित्व के विकास के लिए। और दूसरी बात, संविधान में कौन से अनुच्छेदों में इसकी बात की गई दोस्तों, तो 15, 16, 17, 18 में बात की गई। सिंपल सी माफी 14, 15, 16, 14, 15, 16 और 17 में बात की गई। 4 अनुच्छेद समानता को लेकर के, समता को लेकर के आए हैं। संविधान के अंतर्गत 4 अनुच्छेद है जिसमें समता समानता की बात की जाती है, 14, 15, 16 और 17 की। क्लियर हो पाया, ओके। नेक्स्ट है, बस लेक्चर खत्म होने वाला, 2 स्लाइड मात्र बची है। व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा से सिंपल सा अर्थ दोस्तों आप लगा लीजिए कि व्यक्ति को अपना जीवन गरिमा में पूर्ण तरीके से जीने के लिए उसको उचित संसाधनों की उपलब्धता हो जाए, बस पर्याप्त है। अर्थात कि कोई भी नागरिक, कोई भी जनता देश में निवास करने वाली को शासन के द्वारा इतने संसाधनों को जो है उनकी पहुंच वहां तक बना दी जाए जनता की, जिससे वो अपने जीवन का एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके, वो अपने आप में सम्मानपूर्ण जीवन जी सके, है ना, किसी के नियंत्रण में ना हो। तो व्यक्ति की गरिमा का आशय कि एक व्यक्ति अपना जीवन जो है गरिमापूर्ण जीवन जी सके और उसके लिए उसे आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता होती रहे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, राष्ट्र की एकता और अखंडता। दोस्तों आप सभी दोस्त भली भांति रूप से परिचित हैं कि हमारा भारत दोस्तों विश्व का एक अनोखा देश है और एक ऐसी अनोखी संस्कृति, यहाँ पर संस्कृतियां देखने को मिलती है जो विश्व के अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलती। भारत में दोस्तों जिस दिशा में आप जाओगे वहां पर अलग संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, वहां पर अलग सोसाइटी, अलग जो है भाषा शैली देखने को मिलेगी, अलग धर्म देखने को मिल जाएंगे, कई प्रकार के दोस्तों कई विभिन्नताएं आपको देखने को मिल जाएगी। किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखिए, भौगोलिक दृष्टि से आप देख लीजिए, धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, सांस्कृतिक दृष्टि से देख लीजिए, सभ्यता के अनुसार किसी भी प्रकार आप दोस्तों देखेंगे तो वहां पर कई सारी, पूरे भारत में कई सारी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन दोस्तों इतनी सारी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी पूरा भारत में जो एकता और दृढ़ता है ना, वो पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती है। और जो ये एकता और दृढ़ता है ना, संविधान इसको और मजबूत करने का कार्य करता है। और हमारी प्रस्तावना की विशेषता ही यही है कि प्रस्तावना में स्पष्ट तौर पर इसकी दृढ़ता को बद्धता करने पर ज्यादा विशेष फोकस किया गया है। दृढ़ता हमेशा बनी रहे और मजबूत हो जाए, ठीक है। तो पिक्चर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं आपकी संस्कृतियों में विभिन्नता है। इसके अलावा कई धर्मों को लेकर की यहाँ पर कई प्रकार की विभिन्नता है। लेकिन उसके बाद भी राष्ट्र का सर्व प्रमुख लक्ष्य अगर कोई होता है, शासन व्यवस्था का सर्व प्रमुख लक्ष्य होता है, तो दोस्तों इनको एक बुनियादी एकता में दृढ़ता प्रदान करने का इनका एक जो है सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है किसी भी शासन व्यवस्था का, ठीक है। आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब इसमें लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट है हमारा निष्कर्ष, अर्थात कि हमारे जो है कंक्लूजन। इसमें हम बात करें कुछ भी कि प्रस्तावना
जो प्रस्तावना है दोस्तों हमारी प्रमुख रूप से जो हमने अभी तक का अध्ययन किया है उसको शॉर्ट रूप में 4 से 5 लाइनों में, या कहें कि 8 से 10 लाइन भी हो सकती है कंक्लूजन के रूप में, इसको जो समापन हमें इस पूरा टॉपिक का करना है। तो इसके अंतर्गत मैं आपके लिए स्लाइड में लेकर बहुत उचित शब्द है दोस्तों, इन्हें आप टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर कर लें। ये आपके एग्जाम के टाइम में आपके रिविजन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। हालांकि अब एग्जाम आने वाले हैं तो आपको नोट्स बनाने का टाइम तो आपके पास होगा नहीं अब, लेकिन इनको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लें, जिससे कि एग्जाम में जाने से एक दिन पहले अगर आप इनका रिवीजन लगा लेते हैं तो दोस्तों आपके अच्छे नंबर प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको इतना सटीक दिया गया है, इतनी आसान भाषा में, और बिल्कुल आपको बस मान लीजिए कि दूध में से मलाई निकाल कर दे दी गई है दोस्तों, बस घी बनाने का कार्य आपका है उसमें से, है ना। तो प्रस्तावना में भारत के संविधान की आत्मा विशेष रूप से मुकर हुई है कि पूरी प्रस्तावना में पूरे भारत के संविधान की हम आत्मा देखने को मिलती है हमें। ये क्या हम पहले नहीं पढ़ चुके हैं ना, उसको अब एक प्रस्तावना के रूप में प्रदर्शित करना है कि प्रस्तावना का जो हमने अध्ययन किया है उस पूरे अध्ययन में हमने देखा कि भारतीय संविधान की आत्मा झलकती है हमारी प्रस्तावना में। और निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है और भारतीय संविधान के श्रेष्ठ मस्तिष्कों की ये देन है, श्रेष्ठ मस्तिष्कों की ये उपज है, और भारतीय संविधान निर्माताओं की मूल भावनाएं व संविधान का सारांश संविधान की प्रस्तावना में ही निहित है। ठीक है, तो यह उसमें परिलक्षित होता है। ओके दोस्तों, क्लियर हो पाया आपका ये, है ना। ओके, इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सभी विषयों पर, सभी सब्जेक्टों पर, सभी टॉपिकों की विस्तार पूर्वक क्लास लेना अगर आप चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ में। और हम आज आपके साथ में फर्स्ट ईयर में है दोस्तों, इसी प्रकार से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक हम आपके साथ में बने हुए हैं। इसके अलावा जितने भी आप में से बीए पास आउट करने के बाद में, थर्ड ईयर के बाद बीए पास आउट करने के बाद में दोस्तों, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस हो, चाहे अन्य कोई व्यापक एग्जाम होगी दोस्तों, तो उसके लिए भी हम हमारी टीम आपके साथ बनी होगी, एंड तक बनी होगी। बस दोस्तों आप इसी प्रकार से निरंतर पढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन होगा हमारा भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। आज हमने प्रस्तावनाओं को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए भारतीय संविधान की विशेषताओं पर एक लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें संविधान की क्या क्या, हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है। बहुत सिंपल लेक्चर होने वाला दोस्तों, बहुत मजा आने वाला आपको उस लेक्चर में भी। बहुत सिंपल वे में होगा लेकिन बहुत विस्तार से होगा, और कुछ उन बातों पर मैं जो है चर्चा भी करूंगा और उन बातों पर जो है आपको फोकस करवाऊंगा जो कि आप हमेशा स्किप करके निकल जाते हैं, बुक में पढ़ते हुए भी स्किप करके निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते हैं और हम उनको छोड़ करके और आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों जो को आप छोड़ते आए हैं अभी तक, हम उन पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एकदम आसान भाषा में उनको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में भी दोस्तों इंतजार कीजिए। नेक्स्ट डे अब पर डे आपको एक क्लास मिलती रहेगी, पर डे एक लेक्चर मिलता रहेगा, और आपके एग्जाम से पहले हम पॉलिटी पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक नंबर नहीं लिया है, जिनको व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है दोस्तों, तो व्हाट्सएप नंबर आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक लोधा क्लासेस, यहाँ से आप लिंक भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अध्ययन में पूरी तरह से व्यस्त रहिए, जिससे कि एग्जाम में टॉप करके आप आए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।